नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय पर बात करूंगा। दोनों ही निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ना कह दिया है। मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई है उसमें क्या रहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कैसे और क्यों अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैच खेलने की चुनौती दी है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदानी के मामले में एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस केस में मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी है। इस याचिका में अदानी और हिडनबर्ग मामले पर कोर्ट के अंतिम आदेश तक मीडिया की रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने का, उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पादरीवाला की बेंच ने इस मामले में की सुनवाई की और कहा कि हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी करने नहीं जा रहे हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझावों को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। दूसरा जो एक मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ना हो गई है। ये महिलाओं, छात्राओं से जुड़ी हुई है। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं से जुड़ा मामला है। एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कहा गया था कि वर्किंग वुमेन्स यानी कि काम करने वाली महिलाओं और छात्राओं को पीरियड्स के दिनों में छुट्टी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। इस याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वे राज्यों को निर्देश दें कि महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उनकी पीड़ा को देखते हुए छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को अवकाश दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार की नीति के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्णय लेने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपील भेजी जा सकती है। दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि ने यह याचिका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के अनुपालन में केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश देने के लिए किया था। अधिनियम की धारा 14 निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उपायुक्त सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और क्षेत्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकती है जिससे वे कानून के तहत अपने कार्य का निर्वहन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े निर्णय आज दिए। दोनों में ना कह दिया है कि ना तो अडानी के मामले में रिपोर्टिंग पर रोक लगेगी और ना ही कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के लिए कोई अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय में थे। यहाँ उन्होंने रोड शो भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय को परिवार पहले की जगह लोग पहले की जरूरत है। मेघालय को वंशवादी राजनीति से मुक्त होना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मेघालय में भी पारिवारिक पार्टियों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए मेघालय को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। ये भी पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। आपको छोटे छोटे मुद्दों पर बांट दिया गया। इस राजनीति ने आपका बहुत नुकसान किया है। यहाँ के युवाओं का बहुत नुकसान हुआ है। मेघालय में आज फैमिली फर्स्ट की जगह पीपल फर्स्ट की सरकार होनी चाहिए। इसीलिए कमल का फूल मेघालय की मजबूती, शांति और स्थिरता का पर्याय बन गया है। प्रधानमंत्री के शिलोंग में हुए रोड शो में भीड़ उमड़ी। लोगों ने एक झलक पाने के लिए उत्सुकता दिखाई दी लोगों के बीच में। रोड शो की तस्वीरों ने देश में भी संदेश पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस रोड शो की तस्वीरों ने पूरे देश में आपका संदेश पहुंचा दिया है कि पर्वत हो या मैदान, मेघालय में केवल कमल ही खिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक नारा भी दिया है। उन्होंने कहा है, मेघालय मांगे भाजपा की सरकार। मोदी ने कहा कि जब मैं मेघालय के बारे में सोचता हूं तो यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों, जीवंत परंपराओं के बारे में सोचता हूँ, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सोचता हूँ। मेघालय का संगीत बेहद जीवंत है। फुटबॉल के लिए जुनून है। मेघालय के हर कोने में रचनात्मकता है।
रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस की संचालन समिति ने आज सर्वसम्मति से फैसला किया है कि कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC का जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं इसके, उनको नामित किया जाएगा, चुनाव नहीं होगा। और नामित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संचालन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दे दिया जाए कि वो CWC के मेंबर्स को नॉमिनेट करें। चुनाव होने की स्थिति में CWC के कुल 25 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता CWC के स्वतः सदस्य होते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि गांधी परिवार मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अधिवेशन में भाग नहीं लेंगे। यूपी विधानसभा में अजीब नज़ारा देखने को मिला जो रोचक भी था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार पर शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने भरे विधानसभा में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को स्टेडियम में मैच खेलने का चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश का बयान तेजी से वायरल हुआ है। अखिलेश यादव ने सदन में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देते हुए कहा कि एक दिन का क्रिकेट का मैच इकाना स्टेडियम में हो जाए। नेता सदन देखते हैं कितने टप्पे के बाद बॉल को बैट से मारते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैं आपको यह भी बता दूं कि आप जितनी बॉल फेंकोगे मैं उतने ही छक्के भी मारूंगा। अखिलेश इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री की फुटबॉल देखने वाली तस्वीर काफ़ी अच्छी थी, वो मुझे खिलाड़ी जैसे लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टीवी के सामने बैठे थे और एक खेल को देख रहे थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने कहा कि मैंने खेल किसी को अकेले देखते हुए आज तक नहीं देखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि फुटबॉल का मैच कभी कोई व्यक्ति अकेला नहीं देखता। फुटबॉल का मैच ज़्यादातर लोग ग्रुप में बैठकर देखते हैं और जिस टीम के सपोर्ट में रहते हैं उसी टीम की जर्सी पहनकर देखते हैं, टी-शर्ट पहनकर देखते हैं। इसलिए पता ही नहीं चल सका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुटबॉल मैच देख रहे थे, किस टीम के सपोर्ट में थे। अब एक भयानक तस्वीर की मैं आपको याद दिला देता हूं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 90 के दशक से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। वर्ष 1991 में भाषा और दूसरी वजह से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई बढ़ने लगी। इस बात से यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। धीरे धीरे वे कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों में घुलने मिलने लगे। यहां तक कि सैन्य मामलों में भी यूक्रेन आजाद होने लगा। रूस इस बात से परेशान हुआ तो दोनों देशों का तनाव खुलकर सामने आ गया। यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की तो रूस का गुस्सा बढ़ गया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन है जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका शामिल है। ये संगठन युद्ध जैसे हालात में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाता तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देते। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिला दिया। उसने वर्ष 2021 के आखिर में यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए थे और 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसलिए मैंने कहा कि आज इस युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया है। अलग अलग जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं उनके अनुसार अब तक 7,000 से ज़्यादा आम नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 7 मिलियन लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पनाह ले चुके हैं। देश के लगभग हर शहर में युद्ध के चलते नौकरियां कम हो गई हैं, महंगाई बढ़ी है। यहाँ तक कि भागे और डरे हुए नागरिक तस्करी का शिकार हो रहे हैं। रूस के बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि उधर भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। एक नई चर्चा इस युद्ध को लेकर जो चली है, युद्ध शुरू हुआ था तब भी हुई थी और अभी 1 साल बाद फिर से इस चर्चा ने जन्म लिया है कि यदि जल्दी ही इन 2 देशों का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये आग पूरी दुनिया में फैलेगी। चाहे अनचाहे हर देश इस युद्ध का हिस्सा होगा। कुछ देश रूस का साथ देंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी होगा
जो इनमें से किसी के साथ शामिल नहीं होगा। दोनों खेमों से लेकिन उसका वास्ता बराबर रहेगा। जो जंग ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा ज़रूर होंगे, और उनमें से एक देश हमारा भारत भी है। पश्चिमी उदारवादी और पश्चिमी पूंजीवादी देश, पश्चिम के उदारवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दक्षिण कोरिया भी इस तरफ होगा, क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी बड़ी मदद की थी। दूसरे खेमे में रूस होगा, इसके साथ बेलारूस होगा, ईरान होगा, सीरिया होगा, वेनेजुएला होगा और उत्तर कोरिया होगा। चीन ऑन एंड ऑफ तरीके से रहेगा, लेकिन उसकी ज़्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की है। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका की बजाय खुद को चीन सुपर पावर की तरह देखता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए चीन कूटनीतिक चाल खेलेगा और रूस के साथ खड़ा हो जाएगा। तीसरा हिस्सा बिल्कुल नया होगा। इसमें विकासशील देश होंगे जिनकी अगुवाई भारत कर सकता है, जो कि एक विकसित देशों के लिए खतरा बनकर उभरा है। इसके साथ ही बाकी दक्षिण एशियाई देश होंगे, दक्षिण अमेरिका और अरब के देश भी होंगे, जिनका आमतौर पर दोनों पक्षों से पाला है और जो युद्ध को रोकना चाहते हैं। इस दौरान जो बड़े इंटरनेशनल संगठन आमतौर पर शांति की बात करते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई आवाज़ नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप किसी तरह की शांति की बात नहीं कर पाएगा। इनकी बजाय जो क्षेत्रीय संगठन है जो किसी एक देश के लिए काम करते हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वही चाहे तो जंग के बीच में शांति ला सकेंगे। बड़े संगठनों से देशों को उखड़ने का कारण कोविड की वैक्सीन भी है। महामारी के तबाही मचाने के दौरान वैक्सीन का बराबर का बंटवारा नहीं हुआ था, जिसने कमज़ोर देशों को खासकर अमेरिका से दूर कर दिया था। रूस और ईरान दोनों दोस्त हैं, दोनों पर ही अमेरिका की पाबंदी है। इस वजह से दोनों आपस में दोस्त बन गए। फिलहाल यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने अपने ताज़ा दोस्त को हथियार और ड्रोन्स की मदद दी है। ये दोनों ताकतवर देश हैं, दोनों आक्रामक देश हैं। ऐसे में इनका साथ होना एक बड़ा खतरा हो सकता है। भारत जिस तरह से लगातार इकोनॉमी में आगे आ रहा है, सबकी उम्मीदें इस तरफ हैं। ऐसे में वो कमज़ोर देशों के लीडर की तरह उभर कर तीसरे खेमे का नेतृत्व कर सकता है। बहुत मुमकिन ये भी है कि भारत शांति की अपील करे और शायद दोनों देश उसे सुन भी लें। इंटरनेशनल फर्म इप्सोस ने दिसंबर 2022 में एक सर्वे कराया था। इसमें 34 देशों के लोगों को शामिल किया गया था। इस सर्वे में लोगों ने माना था कि बहुत जल्द दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत भी इस सर्वे का हिस्सा था, जहां 80% लोगों ने कहा था कि हाँ, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ खास खबरें। विजयनगर थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में आज एक फैक्ट्री में आग लग गई। ये फैक्ट्री थर्मोकोल बनाती है। आग इतनी भयानक थी कि दूर से इसकी लपटें नजर आ रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह है किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युत समिति की बैठक हुई, जिसमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह शामिल रहे। बैठक में 1200 करोड़ की योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे गाजियाबाद की विद्युत व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। 200 करोड़ रुपए सरकार ने जारी भी कर दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने जिला विद्युत समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रीमैप डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम की समीक्षा की। होली के बाद इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। 5 साल में इस योजना में शामिल कार्य किए जाएंगे। योजना की लागत करीब 1200 करोड़ रखी गई है, जिसमें से 200 करोड़ विद्युत विभाग को शासन ने जारी भी कर दिए हैं। इस योजना के तहत एलटी केबल, कंडक्टर रिप्लेसमेंट, जर्जर एवी केबल, 11 केवी लाइन के फीडर को अपडेट करना, एचडी लाइन डालना, केवी एग्रीकल्चर फीडर को अलग करना, ओवरलोडेड फीडर का लोड कम करना, एक्स्ट्रा एलबी केबल, अतिरिक्त डीटीएस लगाना, 33 और 11 केवी के नए सबस्टेशन, नई 33 और 11 केवी लाइन निर्माण, नए सबस्टेशनों का ओवरलोड कम करना, इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिलेटर बैंक, लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में लाइन बदलना, पुराने स्विच गियर, आइसोलेट बदलना, कंट्रोल पैनल, बैटरी चार्जर, बैटरी सेट बदलना, फेसिंग फॉर पावर बदलना आदि काम किए जाएंगे।
इस योजना के पूरा होने से जिले में विद्युत व्यवस्था में काफ़ी बदलाव होगा और नए बन रहे औद्योगिक क्षेत्रों को भी आसानी से बिजली मिल सकेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री वी के सिंह ने इस योजना के तहत विभागों द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य अभियंता नीरज स्वरूप ने बताया कि इस योजना का सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसमें बेसिक कार्य होली के बाद शुरू किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आरआरटीएस ने हाई स्पीड ट्रेन के दीदार करा दिए। साहिबाद स्टेशन पर इस ट्रेन को मीडिया के सामने पेश किया गया। यह आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ट्रेन है। इसका संचालन भी जल्द शुरू हो जाएगा। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर हाई स्पीड ट्रेन का प्रदर्शन किया गया, जहां मीडिया को ट्रेन का इंजन और बोगी दिखाई गई। आरआरटीएस का दावा है कि ये ट्रेन दुनिया की आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। देश में ही बनी ये ट्रेन इमरजेंसी बटन, एसी, ऑटो कंट्रोलिंग सिस्टम, साउंड प्रूफ सिस्टम, डिजिटल लाइट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, जीपीएस, वाईफाई आदि सुविधाओं से लैस है। आरआरटीएस का दावा है कि अगले महीने से प्रखंड में हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मीडिया प्रभारी अरुण कुमार कश्यप ने बताया कि साहिबाद स्टेशन बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इससे पहले दुहाई डिपो से लेकर साहिबाद स्टेशन तक किए गए ट्रैक का ट्रायल भी पूरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज में भुगतान नहीं मिलने पर परेशान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे सुबह के समय परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में कॉलेज प्रबंधन ने भुगतान का आश्वासन देकर गेट खुलवाया। उसके बाद ही परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर पाए। 3 साल से एग्जाम कराए जाने का पैसा न मिलने से नाराज एमएमएच कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। सुबह के समय कॉलेज का गेट तक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद गेट खोला गया और परीक्षा कराई गई। इस समय यूनिवर्सिटी की प्रोफेशनल बैक पेपर यहाँ हमारे कॉलेज में चल रहे हैं, जिसमें 91 कॉलेजों का सेंटर एमएमएच कॉलेज में है। परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों में बहुत असंतोष है, क्योंकि लंबे समय से इनका भुगतान परीक्षाओं का शिक्षकों और कर्मचारियों का जो ड्यूटी का है वो नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय में सभी बिल भेजे जा चुके हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर श्री अश्विनी शर्मा जी से लगातार बात हो रही है, उन्हें भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है कि टीचरों और कर्मचारियों में बहुत असंतोष है भुगतान को लेकर। और कल भी उन्हें इस बात को बता दिया गया था कि हम परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, परंतु आज उन्होंने आश्वस्त किया कि सोमवार तक हम निश्चित रूप से आपके कॉलेज के जो भी बकाया भुगतान है उनको करा देंगे। उनके आश्वासन के बाद शिक्षक और कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल तोड़ी और परीक्षा कार्य को करा रहे हैं। परीक्षा संपन्न हो रही है। शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर क्रांति बोध ने बताया कि पिछले 3 साल से नॉन टीचिंग स्टाफ और 4th क्लास कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम कराने का पैसा नहीं दिया जा रहा था, जबकि हर 6 महीने बाद कॉलेज में कोई ना कोई परीक्षा होती है। इतना ही नहीं, इस बार एमएमएच कॉलेज में ही 90 कॉलेजों का परीक्षा सेंटर भी डाल दिया गया है। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर पीयूष चौहान ने बताया कि भुगतान न होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी, लेकिन उन्हें सोमवार तक भुगतान कराने का आश्वासन दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते लिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।